गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्त, पिछली क्लास में हमने एग्जामिशन में बहुत सारी बातें देखी थी। फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन कर लेते हैं। उन इंपॉर्टेंट चीजों में जो सबसे पहला है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हमने देखा था कि जो इनलाइन वाटरवेज है वो तो एग्जेम्प्ट, अदर्स आर टैक्सेबल। फिर हमने बात करी थी रोड की, जीटी एंड कुरियर ऑलवेज टैक्सेबल, अदर्स एग्जेम्प्ट। सर रेल, तो रेल इज ऑलवेज टैक्सेबल, पर इसमें हमने एक बात करी थी। सर इसमें हमने क्या बात करी थी कि सर अगर रैंडम राइस वाले गुड्स हैं तो उसको आज भी एग्जेम्प्ट करा हुआ है। रैंडम राइस का मतलब क्या होता है सर? रिलीफ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिर सर डिफेंस मटेरियल, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं, मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया, फ्लोर, पल्सेस, राइस हो गया। ये रैंडम राइस वाले गुड्स आज भी एग्जेम्प्ट है। फिर उसके बाद सर वायु, तो सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल। तो एयरक्राफ्ट और वेसल से कोई भी गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर सर कोई गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहे हैं तो ये एग्जेम्प्ट होता था, पर अब ये क्या है बेटा? टैक्सेबल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कोई लोड लेने की बात नहीं। सर जीटीए की सर्विसेज, तो हमने जीटीए में ये देखा कि जीटीए की जो सर्विसेज है, अगर हमारा जीटीए, तो कहां गया हमारा जीटीए? अगर हमारा जीटीए अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, अनरजिस्टर्ड वाला, तो एग्जेम्प्ट। तो सर जीटीए का एक बार वापस से रिवीजन कर लें क्या? चलो यार करते हैं। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल और अनरजिस्टर्ड सीटीपी को दे रहा है तो एग्जेम्प्ट। पर अगर रजिस्टर्ड को दे रहा है और रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, सीजीएसजी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, तो वहां पे भी एग्जेम्प्ट। पर सर अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है और स्पेशल कैटेगरी का अनरजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सीटीपी, अगर ये कैटेगरी का अनरजिस्टर्ड है तो सर फिर तो टैक्सेबल रहेगा। और ये जीटीए वाला जो अनरजिस्टर्ड स्पेसिफाइड कैटेगरी को दे रहा है उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। जीटीए के पास सर दो ऑप्शन रहते हैं, एक 12% वाला और एक 5% वाला। 12% वाले ऑप्शन में फॉरवर्ड चार्ज लगता है और 5% वाले में रिवर्स चार्ज लगता है। पर जीटीए चाहे तो 5% में फॉरवर्ड चार्ज ले सकता है, बस उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर सर हमने एनपीओस की भी बात करी थी। अच्छा, जीटीए में थोड़ी बहुत और बातें कि सर वो ट्रांजिट कार्गो जा रहा है नेपाल और भूटान में, तो खाली कार्गो जाए या ट्रक भरी हुई जाए या वहां से ट्रक खाली आए। नेपाल एंड भूटान से हमको अलग ही प्रेम है, तो नेपाल एंड भूटान में अगर कोई भी कार्गो जा रहा है और वहां से आ भी रहा है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती। फिर सर हमने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एनपीओस के बारे में बात करी थी। तो एनपीओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये अगर मेंबर से 7,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर चार्ज कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ भी सर्विसेज दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट। पर अगर 7,500 से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो टैक्सेबल। ठीक है, मेंबर्स की काउंटिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन द फ्लैट। सर दो टाइप के एनपीओ थे, एक तो ये, अच्छा ये एज अ ट्रेड यूनियन सर्विसेज है तो भी एग्जेम्प्ट। एनपीओ वो सर्विसेज दे जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता तो भी एग्जेम्प्ट। सर फिर हमने बात करी थी अदर एनपीओ की, वहां पे लिमिट थी 1,000 रुपए पर मेंबर और पर ईयर। ठीक है सर, बैंकिंग में हमने बोला था कि सर जो सेविंग अकाउंट है जो जनधन योजना में खुल रहा है वो एग्जेम्प्ट। उसके बाद सर जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट इंक्लूडिंग डिस्काउंट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो भी हमारे एग्जेम्प्ट है। पर सर जो अदर चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग चार्ज, पेनल्टी चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, वो हमारे टैक्सेबल रहेंगे। सर व्हाट अबाउट क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट? तो राजा क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। अच्छा, 2 सर्कुलर आए थे, उसमें क्या था सर? क्रक्स। तो क्रक्स सिर्फ इतना सा था, अगर आपको थर्ड पार्टी लोन दे रही है तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, पर अगर आपको सप्लायर लोन दे रहा है तो सर फिर उसको क्लब करना पड़ेगा मेन सप्लाई में। फिर सर फॉरेन करेंसी का खरीदना बेचना एंड ऑथराइज डीलर, तो अगर फॉरेन करेंसी का खरीदना बेचना बिटवीन बैंक्स एंड ऑथराइज डीलर हो रहा है
तो एग्जाम पर कस्टमर का एग्जाम नहीं है, कस्टमर के ऊपर तो सर फिर हम जीएसटी की बात करते हैं। फिर बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट की बात हो गई थी। बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज जनरली छोटा बैंक, छोटा भीम छोटा भीम। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज छोटा बैंक, ये हमारा बैंक को सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, ये बदले में सर्विसेज ले रहा है किससे? एजेंट से। एजेंट करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विसेज दे रहा है। अगर रूरल एरिया तो एग्जाम करो, अर्बन एरिया है तो टैक्सेबल करो। सर यहाँ पे अगर अर्बन एरिया है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बैंक में भी टैक्सेबल। हाँ राजा, यहाँ पे भी टैक्सेबल। और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन टैक्स पे करेगा? बैंक टैक्स पे करेगी। अच्छा सर, रूरल एरिया है तो राजा, रूरल एरिया है तो फिर तो जीएसटी ही एग्जाम। अच्छा सर, इंश्योरेंस का भी ऐसा ही है, बट इंश्योरेंस का बीसीबीएफ अगर इंश्योरेंस कंपनी को दे रूरल एरिया में तो एग्जाम। पर अगर एजेंट हमारा बीसीबीएफ को दे तो सर टैक्सेबल, फिर चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। ठीक है राजा। फिर 2-3 बातें हमने सोशल वेलफेयर की भी देखी थी कि अगर 25,000 पर मंथ पर मेंबर हो, सीजीएसजी, यूटी या रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट, अगर आप अपने माता पिता को भेज रहे हो जिनकी एज 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो वहां पे अगर 25,000 पर मंथ पर मेंबर हो तो एग्जाम। बोलो याद है कि नहीं है? यार बहुत जल्दी भूल नहीं जाते हो आप लोग को? ऐसा नहीं लगता है कि सर हम बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, है ना? थोड़ा बादाम खाया करो, मामरा बादाम। मामरा बादाम से ना याद होती है चीजें। चलो, ओल्ड एज होम, सीजीएसजी रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट रनिंग ओल्ड एज होम 6 years और मोर वेयर कंसिडरेशन इज 25,000 पर मंथ पर मेंबर विल बी एग्जेम्प्टेड। अब देखो, एक एग्जामिशन यहाँ पे छूट गई है। आप टेंशन मत लो, आपको अपडेटेड बुक्स ही मिलेगी, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फेयर प्राइस शॉप्स, सर ये फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती है? राशन की दुकान। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे है हमारा सीजी, एसजी, यूटी। ये लोग फेयर प्राइस शॉप को बोलते हैं आप हमारा अनाज बिकवा दो, बदले में हम आपको कमीशन देंगे। कौन कमीशन देगा सर? ये जो सीजी, एसजी, यूटी है, ये फेयर प्राइस शॉप को देंगे कमीशन। सर किस बात की कमीशन? अगर ये फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान वाले जितना आगे राशन बेचेंगे, जितना जितना बेचते जाएंगे, उनको उसके हिसाब से क्या मिलता जाएगा? कमीशन मिलता जाएगा। सर ये जो कमीशन है फेयर प्राइस शॉप का, इस पे जीएसटी, तो राजा इस पे भी जीएसटी क्या है हमारा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी बात थी जो हमारी रह गई थी, जो मैंने अभी आपको कवर कर दी। फिर हमने एनपीओ की बात ही करी थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 7,500 पर मंथ पर मेंबर। ये ध्यान रखना, मेंबर की काउंटिंग नंबर ऑफ फ्लैट से होगी। अच्छा, जो दूसरा एनपीओ है वहां पे 1,000 रुपीज पर मेंबर पर ईयर। ठीक है सर, फिर बात करते थे हम बैंकिंग की, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, हाँ, कार्ड प्रोसेसिंग। सर अगर जो भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 रुपए तक है तो एग्जाम, और अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। किस पे लगेगा? ये जो चार्जेस हैं उसके ऊपर जीएसटी की बात करेंगे। फिर ये एजेंसी की बात करी थी। आज चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है सर, इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस सरकार आपके सबसे क्या चाहेगी? सर देखो, इंश्योरेंस में 2 पार्टी होती है। एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर। यहां पे होगी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज। मालूम है आपको कौन कौन सी कंपनियां हमारे देश में? LIC, सर जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। SGFC, ICICI लोम्बार्ड, एक्सेट्रा।
यहाँ पे इंश्योरर है और यहाँ पे इंश्योर्ड है पीपल ऑफ इंडिया। सर यहाँ पे जनरली ये जो इंश्योर्ड है ये देगा प्रीमियम, और अगर कुछ हो जाता है तो ये देंगे कंपनसेशन। सर क्या प्रीमियम पे जीएसटी लगता है? बाय डिफॉल्ट प्रीमियम पे जीएसटी लगता है, पर सर ये जो कंपनसेशन राजा ये तो एक्शनेबल क्लेम है ना, और एक्शनेबल क्लेम पे तो सर सिर्फ हमारे लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, ऑनलाइन गेमिंग, सिर्फ उस पे जीएसटी लगता है। बाकी सब एक्शनेबल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगता। हमने स्केड्यूल नंबर 3 से आउट करा था, याद आ रहा है? तो भाई प्रीमियम पे तो जीएसटी की बात होती है, पर अगर कुछ कुछ स्पेसिफाइड स्कीम्स हैं और वो स्पेसिफाइड पीपल को दी गई है, तो स्पेसिफाइड स्कीम, स्पेसिफाइड पीपल, तो वहां पे भी जीएसटी को क्या करके रखा है? एग्जेम्प्ट करके रखा है। तो सर एक बात बताओ, कौन सी वो स्पेसिफाइड स्कीम है और कौन से वो स्पेसिफाइड पीपल है? आओ यार देखते हैं। सबसे पहला है एन्यूटी। सर एन्यूटी मतलब राजा उम्र के जिस पड़ाव में आप हैं उस पड़ाव में शायद मुझे नहीं लगता कि आपको एन्यूटी बताना होगा। नहीं नहीं सर बताओ बताओ। सुनो यार, एन्यूटी का मतलब क्या होता है ना, जैसे फॉर सपोज करो मैंने इंश्योरेंस करवाया, अब मेरे पास ऑप्शन रहते हैं प्रीमियम पे करने के। मैंने एक ही साल में पूरा प्रीमियम पे कर दिया, एक ही बार में पूरा प्रीमियम पे कर दिया। अब मुझे हर बार थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा लमसम पेमेंट। सर आप हौले हौले पेमेंट कर रही हो, ये जब मैं हौले हौले पेमेंट करता हूं ना, इसी को बोला जाता है क्या? एन्यूटी, एनुअल पेमेंट। एक और चीज, जैसे ही जब हमको कंपनसेशन मिलता है ना, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि या तो एक बार में ही सारा पैसा ले लो या तो हौले हौले थोड़ा थोड़ा पैसा ले लो। तो जब आप थोड़ा थोड़ा इक्वल पैसा हर बार लेते हो, उसी चीज को बोला जाता है क्या? एन्यूटी। अब सर ध्यान देना, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अगर आपने कोई भी ऐसा इंश्योरेंस करा है जो कौन सी स्कीम में? नेशनल पेंशन सिस्टम बाय द वे ऑफ एन्यूटी। सर रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर हमने कोई भी इंश्योरेंस कराया है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आता है, एन्यूटी वाली स्कीम है, तो उसके प्रीमियम पे कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होती। सिंपल। उसके बाद है सर आपके ग्रुप इंश्योरेंस। अब यार तुम ही सोचो, देश चलता है किसकी वजह से? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी वजह से तो देश चल रहा है। आज हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हैं, एसी में मस्त हवा खा रहे हैं, आप भी वहां पे सुरक्षित बैठे हो, किसके लिए? देश के जवानों के लिए। क्या हम देश के जवानों को सैल्यूट ना करें? सर करो करो। तो ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब ही क्या हुआ कि सर अगर हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अगर इन लोगों के लिए इंश्योरेंस कराया, कौन से फंड से? ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो कि गवर्नमेंट बनाती है। अगर इन लोगों का इंश्योरेंस इस ग्रुप इंश्योरेंस फंड से कराया तो इस पे भी कोई जीएसटी की बात नहीं हुई। यार एक तो वो हमारे लिए जान दे रहे हैं और फिर जीएसटी की बात करें। सर एक बात बताओ, अगर कोई आर्मी का फॉर सपोज करो कर्नल सिंह है, कर्नल सिंह ने इस फंड की बजाय अपना खुद का इंश्योरेंस कराया तो राजा फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये याद रखना, ग्रुप इंश्योरेंस फंड। और स्कीम कौन सी सर?
अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सर ये तो बात हो गई किसकी, हमारी आर्मी, नेवल और एयरफोर्स। सर व्हाट अबाउट कोस्ट गार्ड? सर क्या नेवी और कोस्ट गार्ड में फर्क होता है क्या? हाँ फर्क होता है। सर क्या फर्क होता है राजा? ये जैसे हमारा इंडिया है, यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक TWI आता है। इसके बाद 188 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये सब इंडिया का पार्ट है। ये जो है ना स्पेसिफिक एरिया, ये हमारे कोस्ट गार्ड संभालते हैं, किसको इंडिया में आने दें, किसको इंडिया में ना आने दें। तो जो बड़ा एरिया है ना, इसको कौन संभालता है? नेवी की पावर्स बहुत ज्यादा है, नेवी बहुत पुराना है। कोस्ट गार्ड्स की पावर इतनी ज्यादा नहीं है, पर सर कोस्ट गार्ड का एरिया भी इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई इंडिया में आने दें TWI में कि ना आने दें। तो जो हमारी इंडिया की रक्षा कर रहा है, ये जो कोस्ट गार्ड की रक्षा कर, दैट आर नोन एज कोस्ट गार्ड पीपल। तो सर अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नेवी वालों ने दिया किसको? कोस्ट गार्ड, क्योंकि सिर्फ कोस्ट गार्ड की रखवाली भी नेवी वाले करते हैं, ये आता तो एक ही ग्रुप के अंदर है। बस नेवी का एरिया ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है, कोस्ट गार्ड का एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत स्पेसिफिक है। तो अगर नेवी ग्रुप इंश्योरेंस फंड सर्विसेज दे रहा है किसको? कोस्ट गार्ड को, तो यहां पे भी स्कीम वही है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर व्हाट अबाउट पुलिस? मुझे पता था आप वही सोच रहे हो। सर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अगर हमारी सर्विसेज दे रही है टू द मेंबर्स अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट रहेगा। सर सीधी बात, पुलिस की स्कीम एग्जेम्प्ट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसकी स्कीम एग्जेम्प्ट। सर फिर उसके बाद वो जो नेवी वाले लोग हैं, वो जो कोस्ट गार्ड को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसकी भी स्कीम हमारी एग्जेम्प्ट रहेगी। बोलो बात क्लियर है क्या राजा? बस इतना सा तो है। उसके बाद सर गवर्नमेंट बॉडीज, बेटा गवर्नमेंट बॉडीज जो सर्विसेज दे रही है ना, वो भी एग्जेम्प्ट, पर कुछ कुछ स्पेसिफिक बॉडीज। एक है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, CMPFO, कोल माइन प्रोविडेंट फंड, NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। सर व्हाट अबाउट RBI? टैक्सेबल। सर व्हाट अबाउट SEBI? टैक्सेबल। सिर्फ ये ही स्पेसिफिक 4-5 डिपार्टमेंट है जिनको सरकार ने करके रखा है एग्जाम। इनको छोड़ के जो डिपार्टमेंट हैं उनको सरकार ने क्या करके रखा है? टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर। इसके बाद बात हो गई आर्मी के लोगों की, नेवी के बाद लोगों की और कोस्ट गार्ड। सर व्हाट अबाउट गरीब लोग? व्हाट अबाउट पुअर पीपल? व्हाट अबाउट पुअर इंडिया? यार गरीब लोग है ना इंश्योरेंस लेते ही नहीं है, और वो इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो कुछ हो जाता है उनको तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आती है। सरकार बोलती है यार देखो आप लोग इंश्योरेंस नहीं लोगे और फिर कल को आपको कुछ हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर ये सुसाइड करेंगे, तो इनके लिए सरकार स्कीम लेके आती। तो अगर किसी भी बिलो पॉवर्टी लाइन, सर मैं BPL नहीं हूं, BPL से थोड़ा सा ऊपर हूं, हाँ तो राजा तू भी ले सकता है, या तो BPL या मार्जिनली अप टू BPL। अब ये कोई मत पूछना कि सर मार्जिनली अप टू BPL का लिमिट कितना है, वहां पे कोई ऐसा लिमिट विमिट नहीं है। तो सरकार ने कहा है BPL या BPL से थोड़ा सा ऊपर। अगर ये कोई भी स्पेसिफाइड स्कीम लेते हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर स्पेसिफाइड मतलब हर्ट इंश्योरेंस,
जन आरोग्य, पीएम सुरक्षा, निर्मया, बंगला शस्य। सर ये याद करना पड़ेगा क्या? भाई देखो मॉड्यूल में तो और भी दिए होंगे, ये हिंदी वाले नाम है बस, ऐसा ध्यान रख लेना। कुछ ऐसे गांव की स्कीम दिखे, हिंदी वाले नाम दिखे, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, पर अगर आ जाए तो ध्यान रख लेना। सारे नाम तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नाम है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद सर लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसे ही है, बीपीएल और मार्जिनल अप टू बीपीएल। अब सर यहाँ पे स्कीम कौन कौन सी है? जन श्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां पे मैक्सिमम कवर इज अप टू 2 लाख। सर अगर मैक्सिमम कवर ज्यादा है तो फिर तुम काहे बात के गरीब रे? गरीबों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए ना, तो आप चाहते हो नहीं नहीं सर हम तो बड़ा कवर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कराएंगे, उतना कवर लेंगे, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो याद रखना ये वाली स्कीम लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जहां पे मैक्सिमम कवरेज अप टू 2 लाख। फिर सर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम वया वंदना योजना, जितने नाम के आगे पीएम आ जाए, सर मोदी जी हैं तो पीएम वाली स्कीम तो ऑलवेज ऑलवेज क्या? एग्जिट। तो ये थोड़ा बहुत याद करने का ट्रिक रहता है। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ध्यान रखना, वो भी कहां पे? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस नहीं, ठीक है। फॉर सपोज करो आजकल वो ऐसा घुमाने लग गए, ये दे देगा तुमको लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये भी लिख देगा मैक्सिमम कवर इज 2 लाख, पर बोल देगा जनरल इंश्योरेंस, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यार, छोटी छोटी बातें। सर अगर प्रीमियम गवर्नमेंट ने पे करा है, तो कोई सी भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो जहां पे प्रीमियम सीजी, एसजी या यूटी पे कर रहा है, तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट भी तो इंश्योरेंस करवाता है, तो अगर गवर्नमेंट इंश्योरेंस करा रहा है और जिसका प्रीमियम कौन पे कर रहा है? सीजी, एसजी या यूटी, तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट है? हाँ। फिर री इंश्योरेंस, तो 4, 5 और 6 पॉइंट का अगर री इंश्योरेंस हो रहा है वो भी एग्जेम्प्ट। सर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म री इंश्योरेंस? सपोज करो यहां पे है एचडीएफसी और अपनी क्लास का एक बंदा है रोहन। अब ये जो रोहन है ना, ये गया एचडीएफसी के पास, रोहन के पास बहुत पैसा है, रोहन ने बोला मुझे 100 करोड़ का इंश्योरेंस करा। एचडीएफसी को बहुत लगा यार इतना बड़ा बकरा कभी आया नहीं है और पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा बकरा आया है। पर एचडीएफसी को टेंशन भी तो हो रहा है, कल को रोहन को कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सपोज करो रोहन निपट गया तो यार 100 करोड़ देने पड़ जाएंगे। बोलो सही बोल रहा हूं या नहीं? तो सर कुछ भी हो सकता है रोहन को, तो अब करे तो करे क्या। पर एचडीएफसी ये नहीं चाहती कि यार क्लाइंट चला जाए, तो एचडीएफसी ने क्या करा ना, एचडीएफसी ने पकड़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एचडीएफसी ने बोला यार देखो आईसीआईसीआई, ये जो 100 करोड़ का इंश्योरेंस है ना, हम इसमें से बांट देते हैं तुमको कितने का? 50 करोड़। क्या तुम लेना चाहोगे? इसका मतलब है अगर रोहन प्रीमियम दे रहा है 1 लाख रुपए, फिर 10 लाख करो ना, हाँ ठीक है। अगर रोहन प्रीमियम दे रहा है कितना? 10 लाख, तो रोहन एचडीएफसी को देगा 10 लाख रुपए। अब एचडीएफसी आईसीआईसीआई को पता है कितना देंगे? 5 लाख रुपए। कल को अगर रोहन को कुछ हो गया, तो अगर रोहन को कुछ हो गया तो एचडीएफसी तो रोहन को दे देगी कितने? 100 करोड़। पर एचडीएफसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से कितने ले लेगी? 50 करोड़। इसका मतलब है नेट नेट में एचडीएफसी को देना कितना पड़ा? 50 करोड़। इसी को बोला जाता है क्या? री इंश्योरेंस। तो जब हमने इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस कर दिया, दैट इज नोन एज व्हाट? री इंश्योरेंस। बोलो बात क्लियर है क्या? बस इतना सही है। इसका मतलब है सर ये जो ऊपर अपन ने इतनी सारी स्कीम पढ़ी ना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पीएम वया वंदना योजना,
फिर बंगल शस्य बीमा योजना, ये सारी स्कीम का अगर री इंश्योरेंस भी कराया तो भी वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। पर अगर ऊपर वाली स्कीम का टैक्सेबल है तो उसका री इंश्योरेंस भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। सर फिर एक और स्कीम है हमारी अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना पे जो भी प्रीमियम जा रही है वो भी एग्जेम्प्ट, और फिर स्टेट पेंशन योजना उसमें भी जो प्रीमियम जा रही है वो भी एग्जेम्प्ट। सर ये याद रखने क्या राजा, देखो दिल से बताऊं तो कुछ याद मत करो, सिर्फ ये वाला ध्यान रख लेना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट और जिस इंश्योरेंस के आगे पीएम नाम हो वो ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्वेश्चन आंसर करेंगे राजा, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, आप क्वेश्चन आंसर्स का टेंशन मत लो, मेरा आज ये टॉपिक खत्म जैसे ही होगा मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सारे करा दूं। बिजनेस रिलेटेड एग्जेम्पशन, देखो बिजनेस रिलेटेड एग्जेम्पशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला गोइंग कंसर्न, राजा जब पूरा का पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर हो रहा है, सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंटिटी है आकाश और एक एंटिटी है बायजूस, तो बायजूस ने आकाश को बाय करा था, बायजूस नाम है तभी वो चीजें बाय करता। सर बैड जोक, अरे तो बायजूस ने किसको बाय करा, आकाश को बाय करा। अब राजा जब हम बाय करते हैं तो क्या सिर्फ सामने वाले का गुड्स ही लेके आते क्या? नहीं सर, सब कुछ, गुड्स भी लेके आएंगे, सामने वाले की गुडविल भी लेके आएंगे, सामने वाले की रेपुटेशन भी लेके आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ लेके आएंगे सामने वाले का। अब यार एक बात हमेशा याद रखना कि सर आप इतनी सारी चीजें लेके आ रहे हो, पर मेन आपका मुद्दा क्या था आकाश को खरीदने का? ये हुई तो कंपोजिट सप्लाई। मैंने आकाश को उसके फर्नीचर की वजह से नहीं खरीदा, मैंने आकाश को खरीदा उसकी गुडविल की वजह से, मेन तो गुडविल हुआ ना। तो ये जो है ना, दिस इज सर्विस। तो सर अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट है 100 करोड़ रुपए का, तो क्या 100 करोड़ रुपए जीएसटी की बात होगी? नाना राजा, अगर इस 100 करोड़ रुपए जीएसटी की बात करेंगे इसका मतलब है तो सरकार ऐसे ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करना चाहती है। और सर आकाश में दिक्कत ही क्या है, बायजूस खरीद रहा है तो अब कल को बायजूस को फिजिक्स वाला खरीद लेगा, तो जब फिजिक्स वाला पे करेगा तो क्या जीएसटी वीएसटी की बातें होगी? कोई जीएसटी की बातें नहीं होगी। तो जब भी हमने पूरा बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया तो दैट विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान दो, इधर ऐसे सीना तान के बैठो रे, चलो रेड टी शर्ट वाले भैया तुमको ही बोल रहा हूं, चलो हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जब हमने मोटर व्हीकल हायर करी जिसकी कैपेसिटी 12 प्लस, 12 नहीं 12 प्लस, टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो जब भी आपने मोटर व्हीकल हायर पे दी, किसको दी? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। मैं प्राइवेट लोगों को देने की बात नहीं कर रहा। सर ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का काम क्या होता है? राजेश जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है ना, ये बसें चलाती है ना, 10 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, ठीक है, जो नॉर्मल बसें चलाती है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ही चलाती है। तो भाई अगर आपने मोटर व्हीकल भाड़े पे दी, रेंट पे दी, किसको दी? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। अच्छा मोटर व्हीकल कौन सी? जिसकी कैपेसिटी है 12 प्लस, एग्जाम। अगर आपने ई व्हीकल दी जिसकी कैपेसिटी है 12 प्लस, किसको दी? लोकल अथॉरिटी को दी, तो वो भी क्या रहेगा? एग्जाम। और उसके बाद अगर आपने जीटीए को कोई भी गाड़ी दी फॉर गुड्स नॉट फॉर सर्विसेज, तो वो भी क्या रहेगा? एग्जाम। और सर स्कूल वालों को गाड़ी दी, तो भाई स्कूल वालों को गाड़ी दी तो वो तो ऑलरेडी हमने देखा था कि टीसीएस की सर्विसेज फॉर स्कूल इज ऑलवेज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो यार मुद्दा बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात है ही नहीं। सर देखो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, पहले आपने गाड़ी दी, जैसे यहाँ पे साहिल गाड़ी वाला, अरे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ओए गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो साहिल गाड़ी वाला ने उनकी एक प्राइवेट
बस थी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 प्लस थी। ये दे दी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। यहां पे जीएसटीएस एग्जेम्प्ट, मतलब अगर मैं उनसे 50,000 रुपये ले रहा हूं महीने का, क्या मुझे ऊपर से जीएसटी भी लेना है? नहीं, मुझे ऊपर से कोई जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? दूसरी बात सर, यही प्राइवेट बस अगर आप रिलायंस को देते तो फिर आजा रिलायंस को देता तो 50,000 पर मंथ प्लस जीएसटी भी चार्ज करना पड़ता। ठीक है, बस सर वैसे ही अगर साहिल गाड़ी वाले ने इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड व्हीकल जिसकी कैपेसिटी कितनी है 12 प्लस, ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल वापस से दी है किसको? लोकल अथॉरिटी को। तो यहां पे भी हमारा जीएसटीएस एग्जाम। अच्छा सर, यही चीज वापस प्राइवेट को दी गई तो यही चीज अगर प्राइवेट को दी गई तो वहां पे फिर हम जीएसटी की बात करेंगे। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? बढ़ूं आगे? ठीक है, बस और क्या है सर, अगर आपने कोई भी गाड़ी जीटीए को दी, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो अगर जीटीए को गाड़ी दी फॉर गुड्स तो वो भी क्या है? एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो बस यही है। और सर स्कूल बसेस सिंपल। उसके बाद मुद्दा आता है टोल का। राजा कभी ना कभी तो आप टोल नाके पे गए होगे ना, कि नहीं गए? चलो मैं आपको दिखाता हूं ये टोल नाका क्या होता है। सर हम गए हैं टोल पे, देख लो ना क्या जा रहा है आपका। ये देखो, ये जो रहता है ना हमारा, दिस इज व्हाट, टोल नाका। ये टोल नाका है। और सर यहाँ पे एक तो फास्ट टैग रहेगा। ये सारी चीजें कहाँ पे कवर होती है? हमारा टोल में कवर होती है। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या इस टोल पे कोई जीएसटी वीएसटी की बात होती है? तो टोल पे कभी भी जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होती। तो सर टोल पे जीएसटी की बात नहीं होती, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब टोल में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। सर और क्या क्या होता है टोल में? तो यार देखो, बेसिकली अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं, तो क्योंकि गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो हायर टोल चार्जेस लगेंगे। तो सर हायर टोल चार्जेस लगेंगे तो क्या तो भी जीएसटी नहीं लगेगा? हाँ राजा, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। टोल में कभी जीएसटी लगेगा ही नहीं। सर अगर हमारी गाड़ी बिल्कुल भर भर के जा रही, ओवरलोडिंग है, तो और ज्यादा टोल लगेगा। क्या तब भी जीएसटी नहीं लगेगा? राजा तब भी जीएसटी नहीं लगेगा। टोल में कभी भी जीएसटी की बात नहीं होती, फास्टैग में भी नहीं, हायर टोल चार्जेस में नहीं,
और ओवरलोडिंग के केस में भी जो हमारा हाई टोल लग रहा है वहां पे भी जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये तो बहुत समझ में आ गया कि सर टोल में हमारा जीएसटी की बात नहीं होती। सर कहां लिखा हुआ है ये? तो ये यहां लिखा हुआ है यार। देखो, सर्विसेज बाय एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन द पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस विल बी एग्जेम्प्टेड। और इसके बहुत सारे सर्कुलर भी हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि फास्टैग नहीं है तो ज्यादा टोल लग रहा है, एनयूटी के केस में ज्यादा टोल लग रहा है, टोल बोले तो नो जीएसटी। ठीक है, उसके बाद इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर। सर ये इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर क्या होते हैं? तो यार अपन इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। देखो, बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे देश में हैं जो शार्क टैंक के थ्रू फंडिंग लेते हैं। आपको क्या लगता है शार्क टैंक सच्ची में फंडिंग करता है? बेटा देखो, आधा तो वो पागल बनाते, ज्यादा ही वो पागल बनाता। क्योंकि क्या होता है ना, फंडिंग वो बोल तो देते इतनी फंडिंग, पर जब बाद में ड्यू डिलीजेंस की बारी आती है तो ड्यू डिलीजेंस के टाइम पे वो मना कर देते, चेकिंग करते। तो यार बेचारे ये जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो कहां जाए? तो यार गवर्नमेंट क्या करती है ना, इनकी मदद करती। बहुत सारे गवर्नमेंट ने पार्क खोल के रखे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हब खोल के रखे। जैसे कभी आपने सुना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क स्टेप। फिर आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। ये जितने भी सारे आपके इंक्यूबेटर है ना, वो सब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं और मदद करते हैं किसकी? नए नए स्टार्टअप की। तो अगर आपका इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी को सर्विसेज दे रहा है, इसके बदले में जो भी चार्जेस हैं उस पे ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, सर ये जो इंक्यूबेटी है ना, ये भी तो सर्विसेज देते हैं। या तो ये इंक्यूबेटर को सर्विसेज देंगे या सर कस्टमर को सर्विसेज देंगे। क्या इन पे भी जीएसटी नहीं लगता? देखो यार, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी इंक्यूबेटी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो इंक्यूबेटर है। तो इंक्यूबेटी में सरकार ने बोला कि भाई इसको हम एग्जम्पशन तो देंगे, पर इस पे अब मैं कंडीशन लगाएंगे कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 50 लाख, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हम आपको 50 लाख रुपए तक एग्जम्पशन दे देंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक एग्जम्पशन तो देंगे, पर ये जो इंक्यूबेटिव को एग्जम्पशन दी है ना, ये मैक्सिमम कितने साल के लिए? 3 इयर्स। बस 3 साल तक ही एग्जम्पशन दिया जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? बस इतना सही है इंक्यूबेटी और इंक्यूबेटर। तो यार आ जाओ, देखें यार राजा। तो सबसे पहले इंक्यूबेटर, तो इंक्यूबेटर की जो भी सर्विसेज है वो तो एग्जेम्प्ट रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर व्हाट अबाउट इंक्यूबेटी? तो यार इंक्यूबेटी का जो भी सर्विसेज है एग्जेम्प्ट तो करेंगे, 3 साल तक करेंगे। ये अलग अलग इंक्यूबेटर है, एमईटी नोएडा, आईटीआई खड़गपुर, अलग अलग इंक्यूबेटर।
दो कंडीशन है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख तक, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन मिल जाएगी कहां तक, 50 लाख रुपए तक मिल जाएगी। अब देखो ध्यान से सर, फर्स्ट ईयर पिछले साल में टर्नओवर है 0, पिछले साल में टर्नओवर कितना है 0, क्या इधर एग्जम्पशन मिल जाएगी? हाँ, इसको कर दो आप क्या एग्जम्प्ट। क्या सर इधर भी एग्जम्पशन मिल जाएगी? हाँ, क्योंकि देखो ना यार, पिछले साल तो कितना ही है 20 लाख। क्या सर इधर एग्जम्पशन मिलेगी? तो राजा इधर भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, पर ये ना फोर्थ ईयर है ना, तो फोर्थ ईयर में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। फोर्थ ईयर इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है क्या? अब वापस से आ जाओ इधर। अब राजा एक बात बताओ, ओ भाई पिछले साल तो 0 है क्योंकि अभी नया धंधा है, तो सर एग्जम्पशन तो मिलेगी, पर 55 लाख में से 50 लाख पे तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, पर 5 लाख रुपए पे जीएसटी चुकाना पड़ेगा। सर 25 लाख, सर पिछले साल हो गया ना 50 लाख से ज्यादा, तो अब ये 25 लाख पे तो जीएसटी लग जाएगा। सर 40 लाख कर दो एग्जाम, क्योंकि पिछली में तो कितना ही है 25 लाख, तो 40 लाख पे भी हम कोई जीएसटी की बात नहीं करेंगे। और राजा ये जो 30 लाख है ना, दिस इज टैक्सेबल, क्योंकि अब हम चौथे साल पे आ गए। सर 20 लाख भाई एग्जेम्प्ट, सर पिछले साल 50 तक था तो एग्जेम्प्ट, पर मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 तक देना है, इसका मतलब वापस से यही सिनारियो बन जाएगा। फिर सर 40 तो कोई एग्जेम्पशन नहीं, क्योंकि पिछली बार ही 50 से ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे जीएसटी की बात हो जाएगी। और सर चौथे साल में तो जीएसटी की बात ऑलवेज ऑलवेज हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या? बस सर उसके बाद ये लीगल सर्विसेज, यार अब ध्यान देना लीगल सर्विसेज, वकील साहब देखो लीगल सर्विसेज में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक तो होते हैं आपके जूनियर एडवोकेट, एक होते हैं आपके सीनियर एडवोकेट्स, और सर और क्या होता है, बस यही होते हैं जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स। फिर होती है आपकी फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सर ये लोग सर्विसेज देते हैं किसको? बिजनेस एंटिटी को। अगर ये जूनियर सीनियर और फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज दे रहे हैं किसी इंडिविजुअल, जैसे अपनी क्लास का बंदा है राम, उसकी जो वाइफ है ना वो उसको बहुत मारती है, बहुत मारती है, राम बिल्कुल रोता है, अब क्या कर, तो भाई राम ने डाइवोर्स का केस फाइल कर, तो इंडिविजुअल को ये सर्विसेज दे रहे हैं, पर्सनल यूज की सर्विसेज। भाई सरकार वकीलों से तो जीएसटी ले नहीं पाएगी, मुश्किल है ना। मैंने आपको एक शायरी भी तो सुनाई थी, याद है आपको, कि खुदा महफूज रखे हमको इन 3 बलाओं से, कि खुदा महफूज रखे हमको इन 3 बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों की निगाहों से। ठीक है, तो राजा इंडिविजुअल है, पर्सनल यूज है, तो क्या कर दो एग्जेम्प्ट। सर एक बात बताओ, अगर ये लोग बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर ये बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो यहां पे चेक करना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख 20 लाख तक है, ठीक है सर, ये 10-20 क्या होता है? देखो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सिखाऊंगा लिमिट। अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 4 जगह पे 10 लाख की लिमिट लगती है और बाकी जगहों पे 20 लाख की लिमिट लगती है। ठीक है, आप बस इतना ही अभी ध्यान रखो, ये टर्नओवर क्रॉस होगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वरना आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो टर्नओवर अप टू 10-20 है, और अगर सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर
याद रखना बात प्रीसीडिंग की चल रही, बात करंट की नहीं चल रही। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड लिमिट, मतलब ये 10 लाख 20 लाख से टर्नओवर ज्यादा हो गया है, इसका मतलब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए हो तो यहां पे जीएसटी लगेगा। पर सरकार जीएसटी सर एडवोकेट से लेगी, सरकार बोलेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिजनेस एंटिटी जीएसटी दे दे। तीसरी बात, सर ये लोग अगर गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विसेज दे रहे हैं तो वही सीजीएसटी, यूटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, डिपार्टमेंटल, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है एज अ टीडीएस डिडक्टर, तो सरकार बोल रही भाई इधर भी क्या करो एग्जैक्ट। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? एक और चीज सर, व्हाट अबाउट चार्टेड अकाउंटेंट? राजा दिख, चार्टेड अकाउंटेंट सर्विसेज दे रहा है ना तो वो टैक्सेबल है। यहाँ पे एडवोकेट की बात चल रही, बैरिस्टर बाबू की बात चल रही, यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट्स की बात नहीं चल रही। वी आर नॉट एडवोकेट्स, ऑल्दो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट क्लाइंट अप टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। हम हाई कोर्ट में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर हम अपीलेट ट्रिब्यूनल तक तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, एक एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो, और सर ये जूनियर सीनियर क्या होता है? हाँ ये तो बताया नहीं सर आपने। तो यार देखो, जैसे हमारे चार्टेड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में क्या होता है, एसी और एफसी, वैसे इन केस में होता है जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक डेजिग्नेशन देती है सीनियर एडवोकेट का। सीनियर एडवोकेट के पास बहुत सारी पावर्स रहती है। सीनियर एडवोकेट की जो सबसे बड़ी पावर है वो है राजा वकालतनामा। सर ये वकालतनामा क्या होता है? वकालतनामा मींस पावर ऑफ अटॉर्नी। सीनियर एडवोकेट बिना वकालतनामा के भी केस फाइल कर सकता है। जूनियर एडवोकेट को सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो केस फाइल कर पाएगा। तो सीनियर एडवोकेट के पास इतनी पावर है कि बिना वकालतनामा के भी वो क्लाइंट का केस लड़ सकता है। और एक और चीज, जूनियर एडवोकेट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीनियर एडवोकेट ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? सर क्या सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? वैसा नहीं, पर जनरल केस में जूनियर एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे देश में राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, ये सब सीनियर एडवोकेट्स, ये कोई जूनियर एडवोकेट्स नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे है जूनियर एडवोकेट और यहां पे है बिजनेस एंटिटी। अब सर एक बात बताओ, ये जूनियर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लिमिट क्रॉस कर चुका है, वही 10 लाख 20 लाख। इसका मतलब है बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा किसमें? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर मामला बड़ा ही पेचीदा है, तो जूनियर एडवोकेट ने सोचा यार क्यों ना इस पेचीदा मामला में हम मदद ले लें। किसकी? सीनियर एडवोकेट की। बात तो बहुत सही बोली यार। इसने सोचा कि भाई क्यों ना मदद ले ली जाए, इसकी सीनियर एडवोकेट की। अब ध्यान देना, सपोज करो इसने दिए इसको 50,000। अब सर इसके जूनियर एडवोकेट जब सीनियर एडवोकेट से सर्विसेज ले रहा है तो सीनियर एडवोकेट भी तो पैसे चार्ज करेगा। अब सर ये जो सीनियर एडवोकेट है ये सर्विसेज दे रहा है किसको? जूनियर एडवोकेट को। क्या सर यहां पे भी एग्जम्पशन है क्या? तो राजा एक चीज याद रखना, जब सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है ना, वहां पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसका मतलब है जीएसटी लगेगा, 100% लगेगा। सर किसको पे करना पड़ेगा? सीनियर एडवोकेट को पे करना पड़ेगा। कौन से मैकेनिज्म में?
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर इससे बचने का तरीका क्या है? तो बचने का तरीका सिंपल है, हम बोल देते हैं बिजनेस एंटिटी को कि एक काम करो, जूनियर एडवोकेट को कितने दे दो 40,000 और 10,000 दे दो किसको? सीनियर एडवोकेट को। तो सर उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बिजनेस एंटिटी को दो बार आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, एक तो जूनियर का और एक सीनियर का। आई बात समझ में? तो सर फिर एग्जम्पशन कहां पे? तो अगर जूनियर एडवोकेट सर्विसेज देता है सीनियर एडवोकेट, ऐसा भी होता है हाँ, कभी कभार जूनियर आर्टिकल्स भी सीनियर आर्टिकल्स को सर्विसेज दे देते हैं। तो अगर हमारा जूनियर एडवोकेट सर्विसेज देता है किसको? तो उस केस में भी क्या मिली हुई है? एग्जम्पशन मिली हुई। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? एक बार यार वन नोट पे चला के दिखते हैं। एप्पल की पेंसिल में हैंग होती है, बताओ। ठीक है चलो, तो सर अगर जूनियर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे तो एग्जिट। आपको पूरा एडवोकेसी समझ में आ गया क्या? कौन जूनियर कौन सीनियर? तो यार देखो ना ध्यान से। अच्छा हाँ सर, ये जूनियर सीनियर में एक और बात, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर हमने तो देखा था कि जो हाई कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है, वो एग्जेम्प्ट रहता है। राजा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्ट है, पर मैंने वहां पे भी बताया था शेड्यूल नंबर 3 में कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एग्जेम्प्ट नहीं। तो सेम एप्लीकेबल ऑन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है बेटा? जरूरी नहीं है ना हर बार हम कोर्ट के लफड़े में पड़े। कभी कभार हम क्या करते हैं ना, किसी एक पर्सन को डेजिग्नेट कर देते हैं एज अ आर्बिट्रेटर। तो जब हमने किसी एक पर्सन को डेजिग्नेट कर दिया एज अ आर्बिट्रेटर, तो फिर जो भी सुनवाई होगी वो आर्बिट्रेटर ही करेगा, और जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन है ना वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। उसी को बोला जाता है क्या? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो सर अब समझो ध्यान से, ये जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है ना, इसका भी सेम ऐसा है। अगर ये बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, और वो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 10-20 है, तो एग्जेम्प्ट। और सर अगर ये उस बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है, तो सर अगर एक्सीड करता है तो उस बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का भी सेम कैसे जैसा हमने एडवोकेट साहब का पढ़ा। तो यार देखो ध्यान से, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट, इंडिविजुअल, जूनियर, सीनियर, पार्टनरशिप, फॉर्म ऑफ एडवोकेट। टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी, सर पर्सनल यूज के लिए वो डाइवोर्स की, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसने एज अ टीडीएस डिडक्टर रजिस्ट्रेशन लिया। टू अ बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, विल बी एग्जेम्प्टेड। करंट को तो देखना ही नहीं है राजा, प्रीसीडिंग को ही देखना है। फिर लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, अब ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल, जूनियर, पार्टनरशिप, फर्म ऑफ एडवोकेट, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट नहीं है। अगर एक जूनियर एडवोकेट दूसरे जूनियर या सीनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, पर वहीं जाके अगर एक सीनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है दूसरे जूनियर या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को, तो वो टैक्सेबल है, और इस केस में सीनियर एडवोकेट को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, लीगल सर्विसेज का मतलब राजा एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, जैसे वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिप्रेजेंट द क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एग्जीबिशन। सर ये क्या होता है बिजनेस एग्जीबिशन? राजा हमारा देश पीछे क्यों है? हमारा देश पीछे इसलिए है
क्योंकि यार हम सपोर्ट नहीं करते लोगों को, फॉरेन वाले लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते। हमारे यहाँ पे इंडिया में सपोज करो, इंडिया में एक बंदा है मोनू, मोनू जूते बेचता है। मोनू चाहता है कि क्यों ना हम हमारे जूते इंडिया के बाहर बेचें, जर्मनी में, पर मोनू को तो सपोर्ट चाहिए। तो यार बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं, तो ये एसोसिएशन मोनू की मदद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मोनू, ओ मोनू तू जा भेज अपने जूते कहां, जर्मनी। तो अगर कोई भी फुटवेयर एसोसिएशन मोनू की मदद कर रहा है ताकि मोनू अपने जूते जर्मनी में बेच पाए, क्योंकि जर्मनी में सर मेला लगा है, हाट लगा है, जर्मनी में सर एग्जीबिशन लगा है, तो उस केस में भी जो भी ये पैसे लेंगे ना, उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, तो बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल सर, कोई भी ऑर्गेनाइजर मदद कर दे ऐसे इंसान की जो अपना आइटम, अपना सामान इंडिया के बाहर भेजना चाहता है, तो वहां पे भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ आपके जो सीजीएसटी के एग्जम्पशंस थे वो खत्म होते हैं। कुछ कुछ एग्जम्पशंस आईजीएसटी एक्ट में भी दिए हैं। सर कौन कौन से? उसमें जो पहला एग्जम्पशन है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जीएसटी लेना बहुत मुश्किल है। सप्लायर इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में। हर केस में आरसीएम नहीं लगा सकते, कुछ कुछ केसेस में तो लगा सकते हैं, पर हर केस में नहीं लगा सकते। तो सर अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया में, और रेसिपिएंट ये स्पेसिफाइड कैटेगरी का लोग है। स्पेसिफाइड मतलब सर गवर्नमेंट है, पर्सनल यूज के लिए कोई इंडिविजुअल सर्विसेज ले रहा है, खिलौना ले रहा है, रिकॉग्नाइज चैरिटेबल ट्रस्ट, आरबीआई, एम्बेसी, यूनाइटेड नेशन, एसईजेड डेवलपर, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कोई जीएसटी नहीं है। पर अगर ओइडार सर्विसेज, सर व्हाट डू यू मीन बाय ओइडार? ओइडार इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, उसी को बोला जाता है क्या? ओइडार सर्विसेज। सर ओइडार में आते कौन कौन है राजा? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सारे लोग ओइडार में आते हैं। या तो वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जैसे किंडल, या तो डेटाबेस एक्सेस करने में मदद कर रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे मूवीज तो ऑलरेडी है, या तो आपको रिट्रीव करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डेटाबेस एक्सेस का मैं शानदार सा एग्जांपल दूं तो शादी.com है ना, वो भी डेटाबेस एक्सेस है। फिर ओमेगल डेटाबेस एक्सेस है। और रिट्रीवल मतलब ये जो हम डाउनलोड की फैसिलिटी ले रहे हैं ना नेटफ्लिक्स और उस पे, उसको बोलते हैं रिट्रीवल सर्विस। ओइडार इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, मतलब सरकार आगे जाके हम देखेंगे, सरकार ने बोला देखो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, अगर आपको इंडिया में कोई भी सर्विसेज देनी है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको खुद इंडिया आना पड़ेगा। अगर आप इंडिया नहीं आ रहे हो तो आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव को बिठाना पड़ेगा, तो आपको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, नो मैटर व्हाट। तो ओइडार इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। और यहाँ पे सर टैक्स कौन पे करेगा? तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो सप्लायर है ना, वो टैक्स पे करेगा। सप्लायर मतलब ये जो है ना नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ओइडार इज ऑलवेज टैक्सेबल। और एक और चीज है राजा, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो सरकार ने बोल दिया कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ना उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, जहां पे शिपिंग कंपनी, जो भी हमारा सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया है, पर दिक्कत यह है कि जो इंपोर्टर है ना वो इंडिया का है। तो
तो ये सर्विस हो जाएगी हमारी क्या, टैक्सेबल। ठीक है, तो यार देखो ओइडार तो टैक्सेबल है। ओइडार के बाद अगर हमने कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर से मंगवाए, जहां पे जो सप्लायर है वो भी इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट जो पे कर रहा है फ्रेट वो भी इंडिया के बाहर है, पर सर इंपोर्टर गुड्स तो इंडिया में आ रहे हैं ना, तो गुड्स अगर इंडिया में आ रहे हैं दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, है ना। इसमें है ना आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ओशन फ्रेट इज ऑलवेज टैक्सेबल। पर वो जो एयरक्राफ्ट का फ्रेट रहता है ना, वो एग्जेप्ट है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे कस्टम में, तो वहां पे और डिटेल में ये सारी चीजें आएंगी, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। तो ओइडार भी टैक्सेबल और जो ओशन फ्रेट है वो भी हमारा टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद सर वो हमने टूर ऑपरेटर की सर्विसेज देखी थी, याद है। तो इंडियन टूर ऑपरेटर अगर फॉरेन टूरिस्ट को सर्विसेज दे रहा है और पूरा टूर इंडिया के बाहर है, अगर टूर इंडिया के अंदर होता है तो हम वो प्रपोर्शनेट करते थे, फॉरेन में कितना दिन और 50% ऑफ एंटायर कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, उतना एग्जम्पशन हम दे देते थे। अभी बात चल रही है क्या की, टूर की, और पूरा टूर इंडिया के बाहर है तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। फिर उसके बाद ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस सर्विसेज दे रहे हैं दूसरे ब्रांच ऑफिस को जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, वो भी क्या रहेगा हमारा एग्जेम्प्ट। बहुत सिंपल है राजा, एक ब्रांच ऑफिस अपने ही ब्रांच ऑफिस को सर्विसेज दे रहा है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। और फिर देखो सप्लायर और रेसिपिएंट, याद है हमने मर्चेंट एक्सपोर्ट्स देखा था कि यहां पे आप कोई बैठा हुआ है ब्रोकर जो सप्लायर और रेसिपिएंट को मिला रहे, सप्लायर भी इंडिया के बाहर है, रेसिपिएंट भी इंडिया के बाहर है। भाई मैं इंडिया में हूं, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका, अब मैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वालों को मिला रहा हूं, बीच में मेरा कोई कमीशन है, बीच में मेरा कोई कट है, तो ये जो ब्रोकर का कमीशन है, ब्रोकर का कट है, इसके ऊपर जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। सर ये जो सप्लायर रेसिपिएंट को माल पहुंचा रहा है राजा, ये तो मर्चेंट एक्सपोर्ट है, और हमने ऑलरेडी देखा था कि जो मर्चेंट एक्सपोर्ट है ना उसके ऊपर तो सर वो तो शेड्यूल नंबर 3 में आ गया, तो वो तो सप्लाई ही नहीं बनता। ठीक है, तो यार देखो ना, इंडियन इंटरमीडियरी और सप्लायर रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो जो भी कमीशन वमीशन आएगा उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। अब कुछ सर्कुलर से क्लैरिफिकेशन से, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला, कोचिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनजीओ अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। यार देखो कोचिंग की सर्विसेज तो सर एग्जेम्प्ट नहीं होती, वो तो टैक्सेबल होती है, पर हमने देखा था कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे 75% या उससे ज्यादा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उठा रही है, तो सर फिर वो एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे यही है कि अगर कोचिंग की सर्विसेज दी जा रही है, एक स्कीम है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, अब हम ये देखेंगे खर्चा कौन उठा रहा है। अगर 75% या उससे ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट उठा रही तो कर दो उसको क्या, एग्जेम्प्ट। सर फिर ओवरलोडिंग चार्जेस है, टोल, भाई देखो टोल बोले तो नो जीएसटी, फिर अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया उसके बदले में एक्स्ट्रा चार्ज लग रहे हैं तो भी नो जीएसटी। फिर आपके अगर 2, 4, 6, 8, 10 गुना भी पैसे लग रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत भरी हुई है तो भी नो जीएसटी। फिर सर रेंटिंग ऑफ व्हीकल टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटीज, तो यार यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, नॉट इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला गिविंग ऑन हायर का मतलब होता है रेंटिंग ऑफ व्हीकल, हायर पे दो या रेंट पे दो, बात एक ही है। ठीक है, एग्जम्पशन इज एज इट इज सेम, बस इन्होंने बोला कि हम हायर पे दे रहे हैं 1-2 दिन का हायर पे, या हम महीने भर का रेंट दे रहे हैं, तो क्या चलेगा, हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा इनफैक्ट भले गाड़ी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी के हिसाब से चले, कोई लेना देना नहीं है, तो गाड़ी तो इनके हिसाब से चलेगी ना, ठीक है क्या, तो भी एग्जेम्प्ट, हाँ सर तो भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, बस। उसके बाद
एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है, मुझे आप बताना, हमने क्या पढ़ा था कि सर जो RW है ना, अगर वो 7,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर लेता है तो एग्जिट, और अगर ज्यादा लेता है जैसे 9,000 लेता है तो टैक्सेबल। अब देखो मुद्दा क्या आया ना भाई, RW में सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, यहां पे एक घर है श्रीनिवासन का, श्रीनिवासन का लाइट का बिल आया 9,000। अब RW क्या कर रहा है, 9,000 रुपए लिए श्रीनिवासन से और इलेक्ट्रिसिटी वाले को पे कर दिए। क्या सर अब भी GST लगेगा? राजा दिस इज प्योर रीइंबर्समेंट। यहां पे RWA कोई सर्विसेज तो दे ही नहीं रहा है ना, यहां पे तो सिर्फ रीइंबर्समेंट चल रहा है। तो यहां पे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसा कहा जाता है कि RWA इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। और सर जब कोई प्योर एजेंट की तरह एक्ट करता है ना, तो वहां पे ये जो 9,000 है इसकी कोई GST की बातें नहीं होगी, क्योंकि जिससे जस्ट रीइंबर्समेंट, यहाँ पे RWA कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहा। क्लियर? और सर एक बात बताओ, RWA वाले खुद की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो? हाँ, अब वही ना मुद्दे की बात, जब RWA वाले खुद की इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और फिर चार्ज कर रहे हैं तो फिर GST की बात होगी। ठीक है, तो यार मुद्दा बहुत ही सिंपल सा है कि भाई रीइंबर्समेंट है कि चार्जेस है। पर सर एक बात बताओ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी, जैसे मॉल्स में क्या होता है ना, तो मॉल्स में जब हम चार्ज करते हैं सामने वाले से, तो हम टेनेंट से सब चार्ज करते हैं कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट दो, ऊपर से चार्जेस दो। तो सर अब सर फिर तो ये कंपोजिट सप्लाई बनेगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि सर क्या प्योर रिइंबर्समेंट है कि सर कंपोजिट सप्लाई। तो अगर कंपोजिट सप्लाई है तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेट है उसके हिसाब से आप GST लगा दो। तो इमूवेबल या मेंटेनेंस जो प्राइम फैक्टर है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, उसके हिसाब से। पर अगर सिर्फ RWA प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब बात सिर्फ रीइंबर्समेंट की है, तो सर फिर कोई GST की बात नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, फर्दर वी चार्ज सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लेसी और ऑक्यूपेंट्स एज चार्ज बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, अगर उनसे चार्ज करा जा रहा है एज अ प्योर एजेंट, तो सर फिर कोई GST की बातें नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट। उसके बाद सर हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट्स, क्या हमने ऐसा कोई पढ़ा था? राजा हमने चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटीज तो पढ़ी थी, रूम का रेंट पढ़ा था, याद है? रूम का रेंट अगर 9999 पर मंथ है कि पर डे है? सर देखो, रूम में अगर 999 रुपए पर डे है तो एग्जेम्प्ट, हॉल में 9,999 पर डे है तो एग्जेम्प्ट, और सर हमने देखा था अगर शॉप है तो 9,999 रुपए पर मंथ तो एग्जेम्प्ट। हॉस्टल की बात है क्या? नहीं सर, हॉस्टल की बात नहीं है। तो अगर हॉस्टल अकोमोडेशन दे रहे हैं तो चार्जेस जितना भी हो दैट विल बी टैक्सेबल। तो हॉस्टल अकोमोडेशन बाय ट्रस्ट टैक्सेबल। फिर उसके बाद सर रिलीजियस यात्रा, पिलग्रिमेज, हज यात्रा, याद है हज यात्रा? फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड वो जो यात्रा करा रहे थे हमारी, कैलाश मानसरोवर यात्रा और हज यात्रा, सर कोई चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कराए दैट इज टैक्सेबल। सिर्फ 2 ही यात्रा एग्जेम्प्ट करिए, और वो भी अगर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड या हज कमेटी करा रही है तो। उसके बाद सर अगर चैरिटेबल और रिलीजियस सिर्फ अकोमोडेशन या फूड एंड ड्रिंक्स दे रहे हैं, एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक चला रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस इज टैक्सेबल, बाय चैरिटेबल और स्पेसिफिक इज एग्जेम्प्ट। टी, कॉफी, जैगरी, पल्स ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, टी बीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ठीक है, तो टी की पत्तियां, वैसे कॉफी बीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, शुगर कैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो दिस इज टैक्सेबल। हाँ, फिर सर वो IIM वाला तो हमने देख लिया था कि अगर 1 साल
से ज्यादा है एग्जेम्प्ट, लेस देन 1 ईयर जहां पे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो टैक्सेबल। एक और चीज, पहले बहुत इंस्टीट्यूट पूछता था, अब नहीं पूछता, मैरीटाइम ट्रेनिंग कोर्सेज जो डीजी शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड है, तो हमने देखा था जो भी प्राइवेट आईटीआई आईटीसी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जिसको अप्रूव करा है एनसीवीटी, एनसीवीटी इज नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर इन्होंने अप्रूव करके रखा है तो उसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जाएगा। सर फिर वो एम्प्लॉय वाली बस, तो एम्प्लॉय वाली बसेस ऑलवेज टैक्सेबल, भले एसी हो या नॉन एसी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद सर क्या होता है ना, अगर आपका डीमैट अकाउंट होगा तो शायद आपको पता होगा कि डीमैट अकाउंट में अगर हम हमारे चार्जेस नहीं देते तो ऑटोमेटिकली आप पे लोन चढ़ जाता है और कुछ टाइम के बाद आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाता है। तो सर अगर हमने ब्रोकरेज अमाउंट में डीले करा, या पहले मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दी जाती थी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब है कि अकाउंट में पड़े 10,000 है पर मैं ट्रेड कर सकता हूं 1 लाख रुपए का, उसको बोलते थे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब है सर बाय डिफॉल्ट तो आपको लोन ही मिल गया ना, कि अकाउंट में 10,000 पड़े हैं और आपने 1 लाख का ट्रेड कर दिया। अब सर 20,000 का नुकसान हो गया तो अकाउंट में तो 10,000 ही पड़े थे। अब ये 10,000 रुपए का आपको लोन मिल जाता है, कौन लोन दे देता है? बाय डिफॉल्ट आपकी जो ब्रोकिंग कंपनी है वो आपको लोन दे देती है। सर अगर आपने ये लोन नहीं चुकाया तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, इस इंटरेस्ट को भी एग्जेम्प्ट करा गया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स आर एग्जेम्प्ट। सर व्हाट अबाउट क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। सर सीबीएलओ ट्रांजैक्शन देखो, सीबीएलओ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? दो बैंक है, एक है बैंक नंबर 1, एक है बैंक नंबर 2। ये बैंक नंबर 1 के पास सरप्लस सिक्योरिटीज पड़ी है और बैंक नंबर 2 के पास सरप्लस फंड पड़ा है। मेन दिक्कत की बात यह है कि बैंक नंबर 1 को पैसा चाहिए और बैंक नंबर 2 को सिक्योरिटी चाहिए। तो यहां पे एक इंटरमीडियरी है, ये सरप्लस सिक्योरिटी इस इंटरमीडियरी के पास है और ये सरप्लस फंड इस इंटरमीडियरी, मतलब सर ये इंटरमीडियरी के पास इन दोनों ने जमा करा है। अब ये क्या करेगी ना इंटरमीडियरी, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन को रोटेट कराएगी। सर क्या रोटेट कराएगी? तो ये सरप्लस फंड इधर दे देगी और सरप्लस सिक्योरिटी इधर दे देगी। इसी ट्रांजैक्शन को बोला जाता है क्या? कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन ट्रांजैक्शन, सीबीएलओ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सर ये जो बैंक के बीच में हुआ है सीबीएलओ ट्रांजैक्शन एक तरफ से दूसरी तरफ, क्या ये एग्जेम्प्ट है? हाँ राजा, दिस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, अच्छा मजे की बात ये है कि जो इंटरमीडियरी है ना, ये ट्रांजैक्शन कराती है। बैंक 1 बैंक 2 दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, पर सर ये जो इंटरमीडियरी कमीशन ले रहा है दैट इज टैक्सेबल, ये जो इंटरमीडियरी चार्जेस ले रहा है दैट इज टैक्सेबल। पर ये जो बैंक 1 और बैंक 2 के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ ना दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस सिंपल। सर व्हाट अबाउट फाइनेंस लीज? राजा ऑपरेटिंग लीज होती है और फाइनेंस लीज होती है। अब बेटा फाइनेंस लीज में प्योर इंटरेस्ट तो है ही नहीं ना, फाइनेंस लीज में तो आप ओनर बन जाते हो, क्योंकि आप फाइनेंस लीज में मेजॉरिटी ओनर बन गए, तो इसलिए वहां का जो इंटरेस्ट है ना दैट इज टैक्सेबल। और सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन तो एग्जेम्प्ट है, पर सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन टैक्सेबल। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और कंसुलर पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर काउंसलर इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? सर ब्रेक, हाँ चलो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपन एग्जामिनेशन चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स निपटाएंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम नया चैप्टर शुरू कर पाए। स्वागत है यार आपका ब्रेक के बाद। तो सर ब्रेक के पहले हमने एग्जामिनेशन नाम का जो चैप्टर है उसको एंड करा था, क्वेश्चन आंसर्स हमारे बाकी रह गए हैं, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स के सिलसिले को करेंगे। सर सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्या? हाँ राजा, देखो बिना क्वेश्चन आंसर्स के तो एग्जाम देने जाना नहीं चाहिए,
क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आंसर अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर जो जो हो गए थे अब तो देखो पूरा लॉ क्लियर है, तो अपन सारे क्वेश्चन अब कर सकते हैं। तो 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 वॉज ऑल्सो डन, 4th 5th, सर 6th वाला भी हो गया था। ठीक है, 7th वाला भी हो गया था, 8th वॉज ऑल्सो डन, 9th भी हो गया था, 10th भी हो गया था, हाँ 13th वाला देखो यार राजा, बहुत सिंपल। ब्रिटिश हाई कमीशन चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन इंडिया इज प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज टू स्टूडेंट विलिंग टू ट्रैवल टू यूके टू फर्दर स्टडीज। तो ये है ना, किसको सर्विसेज दे रहे हैं? तो ये सर्विसेज दे रहे हैं उन बच्चों को जो यूके जाना चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज। अब मिशन ने सेमिनार वेमिनार ऑर्गेनाइज करा। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी ली? 5000 पर स्टूडेंट्स। You are required to determine whether the advisory services provided by British High Commission are liable to GST. भाई services by foreign diplomatic mission located in India is exempt. बस तो advisory services British High Commission to the students are exempt. Services to foreign diplomatic mission is taxable. बहुत ही सिंपल सर, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन था। आ जाओ यार। लीगल सर्विसेज provided by BMC and partners, a partnership firm, to Vastukar Enterprises registered under Delhi. सर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से हमको नहीं फर्क पड़ता, हमको फर्क पड़ता था कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्या 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा था। तो सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर 21 लाख, तो ये 20 लाख से ज्यादा है, तो सर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस चार्जेस सर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एग्जेम्प्ट होता था, उसको छोड़ के जो भी चार्जेस हैं दैट आर टैक्सेबल। तो सर यहाँ पे देखो यार, पार्टनरशिप फर्म पूरा लिखना पड़ेगा। अदर देन अ सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू सच अमाउंट एज इट मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। देखो ये 10 लाख 20 लाख नहीं लिखते, ये बोलते हैं अप टू सच अमाउंट। ठीक है, क्योंकि सर दो लिमिट लिखने से अच्छा तो डायरेक्ट ये लिख दो। ठीक है, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन और एग्जेम्प्ट, पर यहाँ पे बोला है कि बिजनेस एंटिटी को दी है जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। और फिर वापस से वही एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स लोन्स एडवांसेस, अगर इंटरेस्ट है तो सर एग्जेम्पशन, पर अगर इंटरेस्ट को छोड़ के कुछ और है, सर्विस चार्ज फीस ब्रोकिंग चार्जेस, तो कुछ अलग है, तो फिर उस केस में सर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। चलो ABC company, a registered bank, recovered check discounting charges of 5250 from customer C and company। हमने यहाँ पे देखा था कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस तो एग्जेम्प्ट ही है और डिस्काउंट भी हमारा एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे चार्जेस है, चार्जेस डिस्काउंट नहीं राजा, यहाँ पे क्या है चार्जेस। तो सर यहाँ पे चार्जेस है तो हम इसमें ऐसा मान रहे हैं कि दिस आर सर्विस चार्जेस, तो इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया गया है। ठीक है, क्या दूसरा अजम्पशन भी हो सकता है? हाँ सर, अगर इसको प्योर चेक डिस्काउंटिंग मानोगे तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर सर यहाँ पे साफ वर्ड लिखा हुआ है क्या? चार्जेस, और चार्जेस का मतलब होता है ओवर एंड अबव द चेक डिस्काउंटिंग। उसके बाद टी लिमिटेड डीलर इन एयर कंडीशनर supplies each unit at a price of 30,000. EMI scheme where customer can take delivery of air conditioner on a monthly basis. T Limited charges 600 extra for any delay payment. Amount was recovered from customer for delay in payment of his second installment. राजा, हमने बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट एग्जेम्प्ट होता है, पर अगर सप्लायर ही दे रहा है तो इंटरेस्ट को हम क्लब करेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर ही लोन फैसिलिटी दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट को क्लब करा जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना फॉर डिले इज टैक्सेबल एंड इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा ये बताना पड़ेगा कि सर देखो यहाँ पे लोन किसने दिया है, टी लिमिटेड, अ डीलर इन एयर कंडीशनर EMI scheme where the customer can take the delivery of air conditioner on an EMI of 10,500। तो ये जो 600 एक्स्ट्रा है फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, तो क्या इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? हाँ सर, ये एक्स्ट्रा चार्जेस पे तो डिले पे लगेगा ही लगेगा। और एक और चीज, जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट को भी क्लब इन करा जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं दे रही है, खुद यही इंटरेस्ट दे रहा है। उसके बाद सर नागार्जुन, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ चेन्नई हैज रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स। चलो देखते हैं। सर अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस एज अ सिलेक्टर, तो सर प्लेयर, अंपायर, रेफरी, टीम मैनेजर ये एग्जम्प्ट हुआ करते थे, पर सिलेक्टर, कमेंटेटर तो टैक्सेबल, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। कमीशन रिसीव्ड एज इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, क्या कोई ऐसा एग्जम्पशन पड़ा? नहीं सर, ऐसा कोई एग्जम्पशन नहीं पड़ा। पर राजा एक आएगा चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें बताऊंगा ये जो कमीशन है ना, इस पे इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन आरसीएम। तो यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे निल, और रीजन में ये नहीं लिखेंगे कि एग्जम्प्ट है, रीजन में हम ये लिखेंगे कि जो कमीशन है वो टैक्सेबल है, पर उसका जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, उसके बाद अमाउंट चार्ज एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर द यूज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच, रूरल ब्रांच वॉज एग्जेम्प्ट, अर्बन ब्रांच वॉज टैक्सेबल। पर राजा टैक्सेबल तो है, पर आपको टैक्स नहीं भरना है, रिवर्स चार्ज में सामने वाला टैक्स पे करेगा। तो यहाँ पे भी आंसर तो हमारा क्या आएगा? अमाउंट चार्ज एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक विथ रिस्पेक्ट टू द सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मैं इसका आपको कल एक बार और क्लैरिफाई कर दूंगा। सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, सर सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इज एग्जेम्प्ट, सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इज टैक्सेबल। ठीक है, तो यहां पे देखो यार, सर्विसेज टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इज टैक्सेबल। उसके बाद फ्यूनरल सर्विसेज, तो सर ये जो फ्यूनरल सर्विसेज है 30,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा था कि सर ये तो हमारा शेड्यूल नंबर 3 में सप्लाई ही नहीं बनती। तो सर ये जब सप्लाई नहीं बनती तो फिर इस पे तो कोई जीएसटी वीएसटी की बात नहीं होगी। फिर ही रिसीव्ड द सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज एंड पेड अ फ्राइट ऑफ 45,000। हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज 9,90,000। देखो जीटीए में हमने क्या पढ़ा था? जीटीए में हमने ये पढ़ा था कि सर जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को दी गई हो और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दी गई हो, पर अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट है तो वो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो मैं आपको चार्ज वाले चैप्टर में भी बताऊंगा कि भैया जीटीए अनरजिस्टर्ड है पर ये तो रजिस्टर्ड है ना, तो यहाँ पे आरसीएम लगेगा, और क्योंकि यहाँ पे आरसीएम लगेगा तो 45,000 पे इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी कंपलसरी कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस लाइबिलिटी, और जीटीए का रेट भी इन्होंने देके रखा है कितना? 5%। तो ये तो हमको बाय डिफॉल्ट मालूम ही था कि 5% रेट लगेगा, तो यहाँ पे 5% का रेट, और जीएसटी पेबल आ गया हमारा कितना? 18,990। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस सिंपल तो है। चलो एक चीज है, सुनो ध्यान से, देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंट तो काफी बड़ा होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर छोटा होता है। तो ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट रहता है ना, यहाँ पे आरसीएम नहीं लगता। बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। ठीक है, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, पर ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर रहता है ना, ये छोटा रहता है, तो यहां पे बात करते हैं किसकी? आरसीएम की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, चार्ज वाले चैप्टर में आएगा।
तो यहाँ पे अमाउंट चार्ज एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, क्योंकि ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, फैसिलिटेटर नहीं है, तो तभी यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाया है। अगर यहीं पे बिजनेस फैसिलिटेटर होता तो सर वो तो छोटा आदमी होता है, तब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते। ठीक है, चलो आ जाओ। विविध प्राइवेट लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बैंगलोर, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, हैविंग टर्नओवर ऑफ 200 लाख इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर 20 लाख से तो ज्यादा ही है, रजिस्टर्ड होगा। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग। सर हमने ऑलरेडी देखा था कि न्यू वर्क इज एग्जेम्प्ट, रिपेयरिंग इज टैक्सेबल, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टैक्सेबल। फिर राजा, फीस रिसीव फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग की बात हो रही है, दिस इज टैक्सेबल। 4 buses each with a seating capacity of 72। सर हमने तो 12 प्लस की बात करी थी, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, exempt। Rent paid to local municipal corporation for premises taken on rent for competitive exam training academy, taxable। ये तो ऐसी कोई एग्जाम्पशन हमने पढ़ी नहीं है। GTA received from registered GTA which has opted to pay tax itself at the rate 12%। कोई दिक्कत नहीं, जब 12% में वो पे कर रहा है तो हमें RCM में पे करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूट द ग्रॉस लाइबिलिटी इंक्लूडिंग टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो सर पहले पे लग जाएगा, दूसरे पे लग जाएगा, तीसरे पे निल। हाँ अब सर ये जो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी को रेंट दिया वो, तो यार हमेशा याद रखना, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज गवर्नमेंट से लिए और आप रजिस्टर्ड हो, तो यहाँ पे आप तो रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल अंडर RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यहाँ पे भी आपको RCM में टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो ये 2.5 लाख इस पे टैक्स चुकाएंगे। अच्छा GTA सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि 12% पे वही पे कर रहा है। आ जाओ सर। Pethalal has obtained registration in the current financial year. His turnover in the preceding financial year was 19,90,000। मतलब preceding financial year में टर्नओवर कम था। फ्यूनरल सर्विसेज, तो सर ये तो सप्लाई नहीं है। वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी, तो सर वेयर हाउसिंग ऑफ फल, सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल, बस वही तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बाकी और जैगरी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नहीं है, दिस इज टैक्सेबल। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बस गिवन ऑन हायर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल है टू लोकल अंडरटेकिंग अगर दे रहे हैं तो सर वो हो जाएगा हमारा एग्जेम्प्ट। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो लोकल अंडरटेकिंग, तो सर हायर टू अ लोकल अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट। और बाय डिफॉल्ट हम यही मान रहे हैं कि ये 12 प्लस पैसेंजर है, तो इधर भी GST की बात नहीं होगी। कमेंटेटर टैक्सेबल। कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट, सर अभी हमने देखा था कि इसका टैक्स कहाँ जाएगा, RCM में सामने वाला पे करेगा। कमीशन रिसीव्ड एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर अ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच, तो 15,000। अब देखना यहाँ पे जैसे ये 15,000 है ना, इधर 15,000 पे टैक्स की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कौन है राजा, यहाँ पे बिजनेस फैसिलिटेटर है। ठीक है, तो देखो बिजनेस फैसिलिटेटर है, टैक्सेबल तो है, पर यहाँ पे लगेगा रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि राजा जब करस्पॉन्डेंट है तो वो तो काबिल है पे करने के, बड़ा है वो। बात चल रही है किसकी, बिजनेस फैसिलिटेटर की। तो जो बिजनेस फैसिलिटेटर है छोटा आदमी रहता है, तो उस केस में सरकार ने क्या लगाया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। तो वर्ड ध्यान से पढ़ना एग्जाम में कि फैसिलिटेटर है कि करस्पॉन्डेंट है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दामोदर इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कॉलेज प्रीमाइसेस। सर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग टू स्कूल इज एग्जेम्प्ट, पर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग टू द कॉलेज इज टैक्सेबल।
ठीक है। तो सर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग तो कॉलेज को क्या रहती है, टैक्सेबल रहती है। पर एक चीज याद रखना, सिक्योरिटी सर्विसेज पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है। तो ये आरसीएम वाले चैप्टर में मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कहाँ कहाँ रिवर्स चार्ज लगता है। सिक्योरिटी में भी क्या होता है ना सर, जब भी हम कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रहा है, सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहा है, तो सर कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट और सर्विसेज दे रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है। आप ऐसा ध्यान रखना कि अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भाई वो तो खुद ही काबिल है ना पे करने के लिए, तो वो तो खुद ही काबिल है पे करने के लिए, तो उस केस में तो फॉरवर्ड चार्ज लगाएंगे। यहाँ पे बात चल रही है कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहा है तो उस केस में भी आरसीएम लगेगा। तो सिक्योरिटी है तो टैक्सेबल, पर लगेगा क्या, आरसीएम। आप बिल्कुल इनकी चिंता मत करो, बहुत सिंपल है। आरसीएम वाला चैप्टर हम इतना डिटेल में अगला चैप्टर वही पढ़ेंगे, तो जब आप वो पढ़ लोगे तो आप बोलोगे अरे सर क्या बच्चों जैसी बातें थी वो। ठीक है। तो बस ये कुछ चीजें हैं एग्जामिनेशन चैप्टर की जिसका इंटरलिंक आरसीएम से होता है। देखो फैकल्टी की भी प्रॉब्लम है, वो आरसीएम पढ़ा दे फिर एग्जामिनेशन पढ़ाए तो दिक्कत है, एग्जामिनेशन पढ़ा दे फिर आरसीएम पढ़ाए तो दिक्कत है। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं उस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कहां आरसीएम लगेगा और कहां आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है। सर रिसीव द फॉलोइंग सर्विस, फ्रेट पेड टू अनरजिस्टर्ड जीटीए। सर जीटीए तो अनरजिस्टर्ड है भाई, अनरजिस्टर्ड है तो क्या हो गया, हम तो रजिस्टर्ड है ना, तो क्या जीएसटी लगेगा, हाँ 100% जीएसटी लगेगा और आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए, आरसीएम में 5%, 2.5% पे करना पड़ेगा। लीगल एडवाइस, सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर कितना है, 19,90,000, क्या 20 लाख से कम है, हाँ सर 20 लाख से कम, इसलिए लीगल सर्विसेज पे नो जीएसटी। ठीक है। याद रखना रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखने की जरूरत नहीं है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखा जाता है लीगल सर्विसेज। ठीक है। सर एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है, हाँ राजा, अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी, उसके बाद आपको बताना है वो लायबिलिटी जिसमें आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज और यहाँ पे तो सर कुछ बात होगी नहीं, और हमेशा रिवर्स चार्जिंग का पेमेंट ऑलवेज कंपलसरी इन कैश। ठीक है। और सर क्या रिवर्स चार्ज का आपको आईटीसी भी मिल जाएगा, हाँ उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। इसलिए देखो टोटल आईटीसी कितना, 22,000 टोटल आईटीसी नहीं, टोटल आईटीसी आपको यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, तो 2500 का आईटीसी भी मिल जाएगा। टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 22,500 और 2500 टोटल होगा कितना, 25,000। ठीक है। चलो सर क्या एग्जाम में इतने सारे नोट लिखने पड़ते हैं, राजा नोट तो लिखने पड़ते हैं, बस छोटे छोटे नोट भी आप लिख के आओगे तो चलेगा। और आजकल आप नोट लिखने की जगह यहाँ पे भी रीजन लिख दोगे ना तो वो ज्यादा बेटर, बस यहीं पे आपने रीजन लिख दिया तो भी चलेगा, हाँ सर दौड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेल्थ याद है कि सर जीटीए वो डोरेमोन वाले गुड्स या रैंडम राइस वाले गुड्स तो वो एग्जेम्प्ट है, मिल्क एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स सर ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर सर टैक्सेबल, तो ये तो जो है वो है और क्या। फिर उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट, सर स्कूल बसेस ऑलवेज एग्जेम्प्ट। सर व्हीकल पार्किंग ऐसी कोई एग्जेम्पशन पढ़ी क्या, नहीं ऐसी कोई एग्जेम्पशन हमने नहीं पढ़ी। जब हमने ऐसी कोई एग्जेम्पशन पढ़ी नहीं तो सर एग्जेम्पशन पढ़ी नहीं तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। हमेशा याद रखना जो एग्जेम्पशन हमने नहीं पढ़ी है दैट इज टैक्सेबल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जेम्पशन मैंने आपको बताई नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जेम्पशन है जो हमने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी का मतलब यह है कि जो एग्जेम्पशन है ही नहीं जो टैक्सेबल। तो फॉर एग्जाम्पल ऑनरेरियम, सर ऑनरियम टैक्सेबल। ये क्या होता है सर ऑनरेरियम, भाई क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े सिंगर है, डांसर, जैसे रेमो डिसूजा को बुलाया डीआईडी में एज अ गेस्ट। अब डीआईडी थोड़ा सा पैसा देगी ना रेमो डिसूजा को, 50,000 रुपए। अब मुद्दा यह है कि जो 50,000 रुपए डीआईडी ने रेमो डिसूजा को दिए, यहाँ पे जो रेमो डिसूजा है वो सप्लायर है
DID रेसिपिएंट है क्या सर, इसको ये GST भी देना पड़ेगा 50,000 के ऊपर? 100% देना पड़ेगा, क्योंकि क्या ऑनरेरियम के एग्जामिशन हमने कोई पढ़ी नहीं, हमने कोई एग्जामिशन ऑनरेरियम नाम की नहीं पढ़ी। तो ऐसे अगर अपन ने कोई एग्जामिशन नहीं पढ़ी है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगी, हमारा टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, क्यों लोड लेना जिंदगी में जब इतना सिंपल है तो। चलो सर, फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट। सर योगा कैंप, स्पिरिचुअलिटी, योगा, चैरिटेबल ट्रस्ट याद है, तो दैट इज एग्जेम्प्ट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट, कोई RCM नहीं, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। पर सर रूरल ब्रांच है तो क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दो। कॉर्ड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, सर ऐसी कोई एग्जाम्पशन नहीं पड़ी, टैक्सेबल। पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब तो टैक्सेबल। सर कमेंटेटर इज टैक्सेबल। ठीक है, बस वैल्यू तो निकालनी थी, कुछ निकालना ही नहीं था। परीक्षित लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग बुकेट ऑफ सर्विसेज। ओहो, बुकेट, बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द GST पेबल, बस ये बताना है आपको GST पेबल। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, कभी कभार ये नालायक इंक्लूसिव भी लिख देते हैं। अगर इंक्लूसिव लिख दिया तो फिर आपको वो डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर अ कैंपस इंटरव्यू इन कॉलेज। सर सर्विसेज टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ इज एग्जेम्प्ट, ये दूसरे एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी जा रही, टैक्सेबल। जैसे अपना इंस्टीट्यूट भी करता है ना, रिलायंस, BPCL, इंडियन ऑयल, इन सबको बुलाता है, तो बेटा इन सबको बुलाता है तो ये BPCL और रिलायंस को पैसा देना पड़ता है इंस्टीट्यूट को, ताकि ये लोग अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर कर पाए। 5 बस सर 12 प्लस सिटिंग कैपेसिटी है तो कोचिंग कुछ देखना ही नहीं, कोचिंग में तो ऑलवेज क्या कर दो, टैक्सेबल। बेटा वो घुमाएगा आपको कि हमने सर्टिफिकेट दिया, ये दिया, अरे तेल लेने गया, तुम्हारा सर्टिफिकेट हो तो तुम कोचिंग ना। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर एग्जेम्प्ट। सर रिसीव्ड फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग, भाई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है ना, और बोर्डिंग स्कूल ये तो सर कंपोजिट सप्लाई है, और जहां पे मेन है एजुकेशन, और स्कूल की बात है तो स्कूल इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। सर फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NCVT, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NCVT दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। सर प्रतिभा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विथ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मिनिस्ट्री। ओहो भाई आपको सिर्फ देखना है क्या NCVT ने अप्रूव करा, हाँ सर NCVT ने अप्रूव करा तो क्या मार दो, एग्जेम्प्ट। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, नहीं रे ध्यान से देख, टू, दैट इज, ठीक है। तो सर देखना ना ध्यान से यार, 5-20 फिर निल, देखो मैं ऐसे बोल रहा था, ये सबसे शानदार तरीका है कि यहीं पे आपने क्या चिपका दिया, रीजन चिपका दिया, तो आपकी मेहनत भी बच जाएगी नीचे नोट लिखने की, वरना क्या बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा नोट नीचे लिखे, टाइम भी बच जाता है और यहाँ पे पढ़ने में भी एग्जामिनर को आसानी होती है। ठीक है, बस चलो सर कितने क्वेश्चन हैं, तो ज्यादा नहीं है राजा, हो जाएंगे 15-20 मिनट में ही हो जाएंगे। ठीक है, A to Z proprietorship firm registered under GST is engaged in providing various services under one roof, एक छत के नीचे। वाओ, इंफॉर्मेशन देके रखिए। ओहो MTP में भी आया है नवंबर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो फिर वो कुछ भी पूछ ले यार। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ, ओहो पोटैटो चिप्स, सर पोटैटो चिप्स इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्सेबल। सर योगा बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, हाँ तो सर योगा चैरिटेबल ट्रस्ट कराता है तो एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट, ये तो ऐसा सेम क्वेश्चन करा ना, प्रोफेशनल टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ये इनके फेवरेट है, कमेंटेटर, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, प्रोवाइडेड बाय टू, इसी में खेलना है इनको जिंदगी में, तो प्रोवाइडेड टू डिप्लोमेटिक मिशन इज टैक्सेबल।
रिकवरी एजेंट सर्विसेज, राजा रिकवरी एजेंट सर्विसेज क्या ऐसा कोई एग्जेम्पशन पड़ा? नहीं, रिकवरी एजेंट सर्विसेज इज ऑल्सो टैक्सेबल। बस ये रिकवरी एजेंट सर्विसेज में भी रिवर्स चार्ज लगता है, तो ये टैक्सेबल तो है, बस आरसीएम में सामने वाला टैक्स पे करेगा। सर सिक्योरिटी सर्विसेज, तो सिक्योरिटी सर्विसेज अगर हमने एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विसेज दे रहा है टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे आरसीएम लगेगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल तो है, आरसीएम लगेगा। फिर सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जेम्प्ट, ये कंफ्यूज करेगा भाई, उसमें अपने को नहीं होना है। सप्लाई इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर प्रोविजन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सर हमने पढ़ा था कि जीटीए को अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली गाड़ी देते हैं तो सर वो एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, सर ये है कि हमारी क्या टैक्सेबल, और इसमें भी है ना रिवर्स चार्ज का प्रोविजन लगता है। आप प्लीज कंफ्यूज मत हो कहाँ रिवर्स चार्ज, एक बार रिवर्स चार्ज का चैप्टर मेरे को इसके बाद कवर करने दो, तो ये सारी बातें आपको बहुत ही नॉर्मल और सिंपल लगेगी। ठीक है, आओ देखें यार सर, ये लोडिंग अनलोडिंग ये हमने देख लिया था, ये एग्जाम, फिर फॉरेन डिप्लोमेटिक, सर फिर देखो रिकवरी एजेंट, टैक्स ऑन सेल इज पेबल अंडर आरसीएम। ठीक है, फिर सिक्योरिटी सर्विसेज, ये भी टैक्सेबल है। ठीक है, रीजन ये मत लिख के ना एग्जाम, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल, बट इसमें आरसीएम में सामने वाले को टैक्स पे करना है। और फिर रिसीट फ्रॉम रनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और सर दिस इज ऑल्सो व्हाट एग्जेम्प्ट। सर यहाँ पे एक छूट गया, हाँ यहाँ पे छूट गया ये, सप्लाई वैल्यू इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर प्रोविजन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज टू एनपीएस, तो यहाँ पे भी टैक्स तो लगेगा, बस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सामने वाला पे करेगा। तो यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, ये सही करवा दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर वापस से क्वेश्चन भाई, रिपीटेड क्वेश्चन, टमाटो केचप टैक्सेबल, सिक्योरिटी टू रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल तो है, पर आरसीएम में सामने वाला टैक्स पे करेगा। सर सर्विसेज बाय सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी टू दिव्य ज्योति ट्रस्ट, ओहो अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो सिक्योरिटी सर्विसेज में सिंपल है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज दे रहा है किसको, तो इस केस में क्या लगाना है हमको, आरसीएम। अब यहां पे ये तो ठीक है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म है, और यहां पे सर्विसेज दी किसको जा रही, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सर अब देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन थोड़ी टैक्स पे करेगा, तो अब टैक्स किसको पे करना पड़ेगा भाई, इसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 1 लाख रुपए है ना, वो इसी को टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉजिकल है। ठीक है, तो क्योंकि सामने वाला तो कौन है, अनरजिस्टर्ड, तो कर क्या सकते, कुछ कर थोड़ी सकते हैं, तो इस केस में कौन टैक्स पे कर देगा, यही टैक्स पे कर देगा। ठीक है, ये वापस से आरसीएम वाला पॉइंट है, बिल्कुल टेंशन मत लो आरसीएम वाले पॉइंट की। सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल, वापस से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ पे भी सर वही आरसीएम का पॉइंट है, तो टैक्सेबल तो है, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऐसा बोलते हैं, अगर नॉन बीसी ने बीसी को सर्विसेज दी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, तो वहां पे भी रिवर्स चार्ज में जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो टैक्स पे कर देगा। तो यहाँ पे सर्विसेज भारत ट्रेवल्स लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट को दिए, तो यहाँ पे ये टैक्स पे कर देगा आरसीएम में। ठीक है, आरसीएम वाले मुद्दों को आप होल्ड करें, बिल्कुल लोड मत लें। ठीक है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड वैल्यू इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, होल्ड करो। ठीक है, ये क्वेश्चन को होल्ड करो, आरसीएम के साथ मैं एक बार और डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट में स्पेशली आरसीएम के साथ डिस्कस करूंगा। रिकवरी एजेंट सर वापस से टैक्सेबल तो है, पर आरसीएम में सामने वाला टैक्स पे करेगा। लीगल कंसल्टेंसी रिसीव्ड, अब पिछले साल का टर्नओवर दिया है क्या क्वेश्चन ने, तो देखना पड़ेगा। ओहो, कमेंस द बिजनेस इन अप्रैल, अभी नया बिजनेस शुरू करा है, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर तो 0 है, इसका मतलब है ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। और फिर गुजरात गवर्नमेंट
भाई 90%, तो यार याद है 75% या उससे ज्यादा खर्चा करा हो तो एग्जेम्प्ट, यहाँ पे तो 90% करा है, तो यहाँ पे क्योंकि 90% करा है तो इसलिए ये भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? आप आरसीएम वाले की लोड बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सर दिस इज टैक्सेबल। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि फ्यूमिगेशन की सर्विसेज अगर आप वेयर हाउस में लेते हो दैट इज टैक्सेबल। अगर आप फ्यूमिगेशन की सर्विसेज, छिड़काव की सर्विस अपनी एग्रीकल्चर लैंड में लेते हो तो दैट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मीटर्ड कैब, ओहो ई कॉमर्स ऑपरेटर। राजा अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया तो टैक्सेबल, ठीक है, पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू टैक्सेबल तो है, पर उसका टैक्स कौन पे करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका टैक्स पे करता है। ठीक है, ये सब बातें आगे आएगी, लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक बार मेरे को चार्ज वाला चैप्टर करने दो, जैसे ही चार्ज वाला चैप्टर हो जाएगा आप बोलोगे सर ये वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही लल्लू पल्लू है। ठीक है सर, 72 पैसेंजर, देखो ये बन गया ना आपसे 72, क्योंकि अपन ने एग्जामिनेशन अभी पढ़ा है, तो चार्ज वाला जब हम पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो सर ये एग्जेम्प्ट है 12+। फिर जीटीए से हमने सर्विसेज ली फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू बी यूज्ड in respect of buses given on hire to STU, state transport undertaking. Tax on such services is payable at the rate 12%. 12% में टैक्स पे करा मतलब हमने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करा, तो सर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 12% में तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो क्या यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस। और सर हमेशा याद रखना इसका आईटीसी भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार आईटीसी तब देती है जब आप उनको जीएसटी लाके देते हो। अब आप जीएसटी तो लाके नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो ना, ये जो भी सर्विसेज है ये यूज कर रहे हो फॉर हायरिंग टू एसटीयू। अब हायरिंग टू एसटीयू ये एग्जेम्प्ट, तो जब मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो जो भी मैंने इनपुट लिया ना, भले उस पर मैंने आईटीसी पे करा पर उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बस सिंपल है, ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है। अब आ जाओ यार, हिमालय वंडरर्स कैंपसेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इन्होंने टेंट लगाए हमारे शिमला में। ठीक है, और टेंट की डिटेल ये है सर, ये टेंट वेंट लगा है, इसका चार्जेस ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल, कोई दिक्कत नहीं। 10 × 600 6000, 1000 × 15 15,000। अब देखना पड़ेगा 15,000 की, हाँ इसमें तो सिर्फ यही पूछा है कि बताओ टैक्सेबल या नहीं, तो दिस इज टैक्सेबल। अमाउंट निकालने को पूछा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था डबल है तो हो सकता है 1000 × 15 × 2 करें, क्योंकि नॉर्मल सेंस में ऐसा ही किया जाता है। फेबल इन्फोटेक LLP हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद। अब ये नीता सर्विसेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट भाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। राजा ये हमने ऑलरेडी देखा है, स्पेशल बस है और जो स्टाफ बस है दिस इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। स्टाफ बसेस टैक्सेबल, एसी हो नॉन एसी उससे कोई लेना देना नहीं है। सर केटरिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सर केटरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए एग्जेम्प्ट। उसके बाद 50 वुमेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज परसुइंग डिप्लोमा लीडरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा स्पेशली फॉर वुमेन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ। भाई आईएम का कोई भी कोर्स जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम है, जहां पे आईएम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे रहा है, दैट इज टैक्सेबल। अशोक ने अपना फ्रेंड डॉक्टर किशोर को दिया, नॉट रजिस्टर्ड। भाई साहब यूज तो देख लो, मेडिकल क्लिनिक कमर्शियल यूज के लिए दिया। सर कमर्शियल यूज के लिए दिया तो फिर टैक्सेबल, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंसेस एग्जेम्प्ट। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है सर, ये 4th वाला पॉइंट आरसीएम चैप्टर में बताऊंगा। सर 5th वाला बता दिया है कि इंश्योरेंस कमीशन में इंश्योरेंस कंपनी को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। और सर ये ऑनरेरियम तो अभी बताया था ना मैंने, ऑनरेरियम इज टैक्सेबल। जो एग्जामिनेशन हमने नहीं पढ़ी दैट इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, तो बस दैट ऑनरेरियम इज आल्सो टैक्सेबल। ये इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में 9 नंबर का आया था। बहुत बढ़िया, इसी के साथ आपका एग्जेम्पशन चैप्टर डन डना डन होता है। एक बार हम चार्ज वाला चैप्टर इसके बाद करेंगे तो एग्जेम्पशन चैप्टर में आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।